नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। कल आपको पता ही होगा कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो चयन समिति की बैठक हुई थी, उसमें राहुल गांधी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और इस बैठक के दौरान राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने एक तरह से अड़ गए। उन्होंने असहमति का अपना नोट दिया और उसे ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट किया और पोस्ट करते में लेटर में जो कुछ लिखा गया है वो साफ तौर पर ये बताता है कि जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त की को लेकर जो चयन किया जा रहा है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये सरकार के कंट्रोल से पूरी तरीके से मुक्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। क्योंकि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आप ये देखिए, एक प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, यानी कि दो एक से है ये चयन होना है, जिसमें जो नेता प्रतिपक्ष हैं अगर वो अपनी असहमति जताते भी हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और यही बात राहुल गांधी ने संसद के अंदर भी कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के का जो आदेश था उसकी अवमानना की गई है, क्योंकि उसमें ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस को इसमें शामिल किया जाए, और अगर चीफ जस्टिस इसमें शामिल होते चयन समिति में, तो अगर आपकी कोई आपत्तियां हैं तो उस पर एक डिस्कशन हो सकता था। लेकिन यहां तो सरकार अपने मनमाने ढंग से जिसको चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त बनवा सकती है और बना रही है, ये भी हमारे सामने है। राजीव कुमार का जो कार्यकाल है वो आज खत्म हो गया और कल से नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि ज्ञानेश कुमार, जो कि अब से पहले चुनाव आयुक्त थे, वो कार्यभार संभालने जा रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ज्ञानेश कुमार इससे पहले चुनाव आयुक्त थे। 15 मार्च को उन्होंने अपना कार्यभार चुनाव आयुक्त के तौर पर संभाला था और उसके फौरन बाद ही लोकसभा के चुनाव का कार्यक्रम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से बता दिया गया था। यानी कि उनके चुनाव आयुक्त रहते, ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयुक्त रहते, लोकसभा का चुनाव हुआ है, हरियाणा का चुनाव हुआ है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, दिल्ली का चुनाव हुआ है। तो ये तमाम चुनाव आयुक्त उनके रहते हुए हैं और 1 साल से भी कम का कार्यभार उन्होंने चुनाव आयुक्त के तौर पर किया और उसके बाद वो मुख्य चुनाव आयुक्त अब देश के बन गए हैं। और अब ऐसे में उनका कार्यभार 26 जनवरी 2029 तक रहना है। यानी कि ज्ञानेश कुमार जब तक चुनाव आयुक्त रहेंगे, उनके रहते हुए 20 विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके साथ साथ जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 का, उसकी भी तैयारियां उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते ही होनी है। तो आप ये समझिए कि उनका जो कार्यभार है या उनका पूरा जो पीरियड है वो कितना महत्वपूर्ण है कि 20 तो विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का शामिल है, बिहार का इसमें शामिल है और भी कई बड़े चुनाव हैं जो इसमें होंगे, पश्चिम बंगाल का है, आसाम का है। 20 विधानसभा के चुनाव होंगे और जो लोकसभा का चुनाव होगा 2029 का, उसकी भी तैयारियां उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते होंगी। राहुल गांधी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी थी कि जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि पहले इसमें चीफ जस्टिस थे, लेकिन सरकार ने कानून लाकर इसमें बदलाव किया और अब जो प्रक्रिया है उसका कोई मतलब बहुत ज्यादा नहीं रह जाता है। इसमें साफ तौर पर सरकार की खुले तौर पर मनमानी है कि वो जब जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बना सकते हैं। उसमें नेता प्रतिपक्ष अगर शामिल भी हो तो उनकी राय की या असहमति की कोई वैल्यू नहीं है। और आप ये देखिए कि आनन फानन में सरकार को आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, कोई अभी चुनाव अक्टूबर नवंबर से पहले होने नहीं है, लेकिन फिर भी आनन फानन में रात के अंधेरे में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको बताना भी जरूरी है कि उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड आखिर क्या रहा है और क्यों आखिर उनको चुना गया है। एक तो सीनियरिटी के तौर पर तो चुना ही गया है, लेकिन उसके अलावा वो नरेंद्र मोदी सरकार का
ज्ञानेश कुमार में एक नौकरशाह के तौर पर भरोसा इस तथ्य से ही पता चलता है कि न केवल उन्होंने गोपनीय विधेयकों में से एक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को तैयार करने की जिम्मेदारी उनको दी गई, बल्कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के गठन में भी शामिल थे। तो इससे आप ये समझिए कि किस तरह से वो इसमें शामिल थे। और इसके साथ साथ जब 370 हटाया गया था तो लगातार अमित शाह के साथ पार्लियामेंट आते थे। ये बात भी कई अखबारों के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। और आप इससे भी समझिए कि उन्होंने इससे पहले 5 साल गृह मंत्रालय में काम किया है, जहां वो मई 2016 से लेकर सितंबर 2018 तक संयुक्त सचिव और उसके बाद सितंबर 2018 से लेकर अप्रैल 2021 तक अतिरिक्त सचिव के पद पर रहे थे। यानी नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह के वो कितने करीबी हैं, इससे आप इस बात का अंदाजा लगाइए। राजीव कुमार, जिनको लेकर लगातार जनता के मन में संशय रहा, जो उनकी पूरा का पूरा कार्यकाल रहा वो लगातार संशय में रहा और बहुत ही विवादास्पद उनका पूरा कार्यकाल रहा। विपक्ष लगातार उनकी जिस तरह की भूमिका रही एक मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर, उसको लेकर सवाल उठाता रहा। और अब ये नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा उम्मीदें कोई की जाए वो बेमानी है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि उनका एक बैकग्राउंड आप समझिए कि वो कहां से आते हैं, किस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के वो करीबी रहे हैं, किस तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण विधेयक रहे हैं उसमें वो शामिल रहे हैं, वो आप इससे इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अब आने वाले वक्त में इसी साल बिहार के चुनाव और आने वाले वक्त में यानी 2026 में 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और उनके कार्यकाल में 20 के लगभग चुनाव विधानसभा के होंगे और लोकसभा की तैयारी भी होगी। तो इसीलिए विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल उठा रहा है और खासतौर पर राहुल गांधी इस पूरी चुनावी प्रक्रिया, इस पूरे चयन को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के सवाल लगातार उठा रहे हैं। संसद के बाहर भी उन्होंने उठाए और जब इस समिति का हिस्सा वो बने तब भी उन्होंने सवाल उठाए और अपनी असहमति का नोट भी दिया, लेकिन इस सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आप साफ तौर पर समझते हैं। और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी की गई है इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में। और जब मामला अभी सब जुडिस था तो इंतजार किया जा सकता था। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ 2 खास मेहमान फिलहाल जुड़ गए हैं। पीयूष पंत जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, जाना माना चेहरा है और वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। और अब से कुछ ही देर में गिरीश जोशी जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल कार्यक्रम में। और ओमकारेश्वर जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी। राहुल गांधी ने असहमति का नोट दिया। उन्होंने ये कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है तो इंतजार 19 तारीख तक का ही करना था, यानी कल तक का करना था, वो इंतजार भी नहीं किया गया। और ये भी उन्होंने कहा कि ये सरकार जिस तरह से चयन कर रही है, जो कानून बनाया गया वो पूरी तरीके से सरकार के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए था, लेकिन ये पूरे के पूरे उनके कंट्रोल में है। और जो ज्ञानेश कुमार जो है, उनका जो पूरा एक बैकग्राउंड है वो भी मैंने आपके सामने रखा कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह के वो बेहद करीबी रहे हैं। क्या हम ये उम्मीद करें कि जिस तरह से राजीव कुमार ने काम किया उससे एक हाथ आगे बढ़कर ये काम करते हुए नजर आएंगे? 20 विधानसभा के चुनाव होने हैं उनके हाथ से, 2029 तक है उनका कार्यकाल, 26 जनवरी 2029 तक। बात है तो मैं तो ये कामना करूंगा कि उनके अंदर टीएन शेषन की आत्मा समा जाए, उनको लगे कि ब्यूरोक्रेसी का भी कोई सम्मान होता है और एक मुख्य चुनाव आयुक्त का जो पद है उसके अंदर जो जिम्मेवारियां निहित हैं उसका एहसास किसी तरह से हो जाए, क्योंकि पद पर बैठने के बाद तो आप ही फैसला करते हैं। हम पहले से ही उनको मान के नहीं चलना चाहते हैं, नंबर 1। लेकिन नंबर 2, आजकल इस तरह जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो रही है पिछले 2 टर्म से, मैं देखता हूं 2-3 टर्म से इनको चुनाव आयुक्त पहले बनाया गया था। मुख्य चुनाव जब चुनाव आयुक्त बनाया गया था तभी मान लिया गया था कि जैसे ही राजीव कुमार हटेंगे अगले व्यक्ति हमारे तैयार हैं तो इनको भी बना देंगे। तो ये जो पूरा का पूरा जीवन करियर ये लोग लगाते हैं किसी पर्टिकुलर उसमें, सेवा में या भक्ति में या आस्था या विश्वास को हासिल करने में, ये उसका कहीं ना कहीं
प्रतिफल है कि उनको ये रोल मिला है। टैलेंट के बल पे मिला हो या फिर उनके उसके क्षमता, प्रशासनिक क्षमता के बल पे मिला हो, तब तो कोई किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन चूंकि आप गृह मंत्री के करीबी हैं, उनके साथ कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं, तो इन वजहों से अगर आपको ये जिम्मेवारी मिल रही है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी चाहती है कि वो किसी भी तरीके से चुनाव आयोग पे अपना पूर्ण नियंत्रण रखे। जिस दिन उसने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से अलग कर दिया था, उसी दिन ये तय हो गया था कि वो ऐसा कोई मतलब सर्वमान्य कोई सर्वसहमति से बना हुआ चुनाव आयुक्त उसको पसंद नहीं है। उसको चुनाव आयुक्त उसकी अपनी मर्जी का व्यक्ति पसंद है, और अपनी मर्जी का व्यक्ति तो जाहिर है हम टेस्ट करके देखेंगे, तो इनका टेस्ट काफी हो चुका है पहले, और इस नाते ये कहीं ना कहीं विश्वास के पाए गए हैं। उसी विश्वास के आधार पर ये उनको ये दिया जा रहा है। आप देखिएगा कि पिछले दिनों में जिस समय महमूद प्राचा जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन्होंने हरियाणा चुनाव से संबंधित कुछ फुटेज की और कुछ उसके मांग की, डिटेल्स की, जो कि चुनाव आयोग के नियम 1961 के हिसाब से परमिसिबल था, कि आपको दिया जा सकता था, आप उसको वेरीफाई कर सकते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद सरकार ने अचानक ऑर्डिनेंस लाके और उसको रोक दिया कि अब इसको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके लिए जो कारण बताए गए वो मतलब हास्यास्पद कारण है कि साहब इसको देने से आतंकवाद के क्षेत्रों में बड़ी दिक्कत हो जाए। अरे कौन उसको आतंकवाद के क्षेत्र में ले जा रहा है? अगर सर्टेन चीजें वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए कोई एडवोकेट, कोई एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई आम नागरिक लेना चाहता है, तो वो तो इतना वॉल्यूम होगा कि अगर उसको टेलीकास्ट भी करना चाहे तो पूरा का पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन आप क्यों डर रहे हैं उस फुटेज से? क्योंकि जो अंदर सीसीटीवी फुटेज होते हैं, जिस समय वो आपके ईवीएम जहां लगा होता है, क्योंकि अंदर आपने कहीं कोई गड़बड़ी की तो वो तो दिखाई दे जाएगा, तो वो आप फुटेज देना नहीं चाहते। उसी हरियाणा में हम लोगों ने ये देखा कि कई ऐसे जो विधायक जो बहुत कम मार्जिन से हारे, विधायक नहीं बन पाए, उन लोगों ने पुनर्जांच के लिए दिया कि भाई फिर से इसकी काउंटिंग करा ली जाए। उसमें आपने क्या किया? आपने पुनर्जांच करने की बजाय पहले का डाटा पहले डिलीट कर दिया और उसके बाद कहा कि ये मॉक एक्सरसाइज कर लो, इसमें नए सिरे से डाल। भाई नए सिरे से तो आप ठीक ही ठाक निकालेंगे ना, आपको तो दिखाना था पहले वाला डाटा ना, कि उसमें कोई गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। तो इंटेंशन साफ साफ नजर आता है, ये एग्जाम्पल साफ साफ नजर आते हैं। तीसरी बात, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो या अब दिल्ली भी हो, इसमें जो वोट पोल हुए और जो जितने जो मतदाता थे बढ़े, उनमें काफी डिफरेंस नजर आता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में 5 सालों में 42 लाख मतदाता बढ़े, ऐसा बताया गया सरकार की रिपोर्ट में, चुनाव आयोग के उसमें लिस्ट में, कि हाँ ये इतने बढ़ गए हैं मतदाता। उसके बाद लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच मात्र 5 महीने में 48 लाख बढ़ गए। 5 साल में 42 लाख बढ़े और 5 महीने में 48 लाख बढ़ गए। ये विजिबल तरीके से इरेगुलरिटी है, बिल्कुल साफ साफ दिखता है कि ये एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। वैसे ही हम लोगों ने देखा है कि पोलिंग के दिन आज के डिजिटल एज में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, मोबाइल पर है, डिजिटल है, सारी काउंटिंग डिजिटल है, स्लिप को काउंट नहीं करना है। तो आपको 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर, वैसे तो इंस्टेंट हो जाता है, मान लीजिए किसी के जी। उसमें रह गया तो एक आध घंटा, 2 घंटा, आप रात रात तक हुँ। दे सकते हैं ना कि टोटल कितना वोट पड़ा है। आप 5-5, 6-6 दिन बाद देते हैं और उसमें 6 से 7% से 9% तक की वृद्धि हो जाती है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रहा है, और ये गड़बड़ वहीं से दिखाई देती है कि जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे हमारा व्यक्ति नहीं बैठेगा, तब तक हम ये चीजें कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा। मैं इस सरकार को याद दिलाना चाहता हूं,
और रूलिंग पार्टी को भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में भी और कांग्रेस के सरकार के समय में भी ऐसा होता रहा हो, जो आमतौर पर इंप्रेशन देने का प्रयास किया जाता है बीजेपी की तरफ से, तो भैया इसी चुनाव आयोग के आदेशों के अनुसार बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं। इंदिरा गांधी गिरफ्तार भी हुई थी। और अभी मतलब टीएन सेशन के बाद हम लोगों ने देखा, और जो बीजेपी की सरकार आई है, इस सरकार के रहते हुए चुनाव आयोग के कारण आई है। अगर जरा जी सा भी मनमोहन सिंह सरकार के समय में मैनिपुलेशन होता, तो बीजेपी जीत के नहीं आती, तब वो नरेंद्र मोदी जीत के नहीं आते। तो पहले में और आज में फर्क है, लेकिन उस समय उन लोगों को तो ये नहीं लगा कि कुछ चेंज होना चाहिए, हमारा अपना व्यक्ति होना चाहिए। उस समय तो लोगों को नहीं लगा। आज आपको क्यों लग रहा है कि नहीं, हमारा ही चुनाव आयुक्त हो, हमारा ही मुख्य चुनाव आयुक्त हो, पूरा का पूरा नियंत्रण हो। अभी हाल में एक और घटना घटी, यूएस एड से कहा गया कि यूएस एड से 281 करोड़ रुपए आए हैं और उसमें क्या मिली भगत है भारत के वोटरों को लुभाने के लिए या उसको मैनिपुलेट करने के लिए। अरे भैया, जो उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त थे एस वाई कुरैशी, उनका बयान पढ़ लीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें आयोटा ऑफ फैक्ट भी नहीं है, यानी लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि जैसे वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज से एक एमओयू होता है कि आपके यहाँ हमारे यहाँ से अनुभव आप सीखिए, आपके यहाँ से हम सीखेंगे, जो ट्रेनिंग होती है जी उसके लिए एक एमओयू हुआ, जो सभी सरकारें एक दूसरे को डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सचेंज करती हैं। तो भारत से के साथ भी एमओयू हुआ, उसमें कहीं भी लेना और देना फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है ही नहीं, न लेने का है न देने का है। तो आप कहां से कह रहे हैं? और उसके बाद अगर हुआ है तो फिर आपकी सरकार यहां भी है और वहां भी ट्रंप साहब 5 साल 4 साल पहले रह चुके हैं। ट्रंप साहब अपने प्रीवियस पीरियड में ये गलत काम करवा रहे थे और आपकी सरकार यहां हम्म रिसीव कर रही थी अगर गलत था तो आप जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं, गलत इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, किसी तरह से ब्लेम करना है कि नहीं ये लोग गलत हैं और हम बड़े पाक साफ हैं और हम बड़े अच्छे हैं। दरअसल अपनी नाकामियों को और अपनी झूठ को छुपाने के लिए आप लगातार ये सब प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि जी चुनाव आयुक्त का मैं फिर एक बार आखिर में भी ये कहना चाहूंगा कि अगर वो सुने तो उनके अंदर टीएन शेषन की आत्मा जग जाए। उनको 140 करोड़ लोगों के इस देश के जो हमारी परंपरा रही है, समृद्ध परंपरा और विरासत रही है लोकतंत्र की, उसको बचाने की वो जग जाए उनके अंदर अंतरात्मा। और आगे आने वाले दिनों में वो किस तरह चुनाव कराते हैं और किस तरह के एक्शन लेते हैं, चुनाव के समय जो हम्म भाषणबाजियां होती हैं, जो कहीं न कहीं एक से एक सांप्रदायिक भी उसमें बयान दिए जाते हैं और कहीं न कहीं मुजरा से लेके और तमाम मंगलसूत्र तक और कुछ भी, और कोई कार्रवाई राजीव कुमार ने नहीं की। राजीव कुमार ने इस देश में लोगों को, लोकतंत्र को शर्मसार किया और लोगों को बहुत बुरी तरह निराश किया है। लेकिन दिक्कत यह है कि यही निराशा हमें कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय से मिलती है, जहां वो कहते हैं कि मेरा काम तो अपोजिशन का नहीं है। भाई साहब, महामहिम, आपका काम अपोजिशन का बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका काम न्याय करने का है, फैक्ट्स के आधार पे न्याय करने का है। लेकिन आप या तो न्याय नहीं करते हैं या करते हैं तो आधा अधूरा करते हैं। बीबीसी ने एक सवाल पूछा माननीय चीफ जस्टिस से कि आपने वो किए इलेक्टोरल बॉन्ड को कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा हाँ ये गलत था तो मैंने कर दिया। बीबीसी हम्म संवाददाता ने अगला सवाल नहीं पूछा जो पूछना चाहिए था कि महोदय, अगर वो गलत था इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? आपको उसकी जांच भी करा लेनी चाहिए थी। तो ये आधा अधूरा, बाबा रामदेव का फला प्रोडक्ट पब्लिकेशन के लायक नहीं है, एडवर्टीजमेंट के लायक नहीं है, पब्लिसिटी के लायक नहीं है। अगर नहीं जी है तो वो प्रोडक्ट बिकना भी नहीं चाहिए, तो फिर उस प्रोडक्ट की हम्म जांच भी होनी चाहिए। तो ये आधे अधूरे फैसले क्यों?
मैं कामना करता हूं कि जो नए आयुक्त अब तो वो बन गए हैं, वो भी तब बन गए हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई चल रही है। इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए थी सरकार को, वेट कर लेते, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने देते, उसके बाद बना देते। लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं कहीं ऐसा ना कुछ आ जाए, बना डालो, पहले जल्दी बना डालो, हमारा होना चाहिए। इतना डरा हुआ, इतनी डरी हुई पार्टी, इस तरह से आप लोकतंत्र में कितने दिन खींच लेंगे आप? जनता तो धीरे धीरे समझती जा रही है ना कि आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। इतना अविश्वास पैदा होता जा रहा है हमारी चुनावी प्रक्रिया को लेकर के। आप उसी ट्रंप की बात करते हैं, आज भी अमेरिका में पेपर पे, बैलेट पेपर पे चुनाव हो रहे हैं। 98% बैलेट पेपर पे होता है। जहां ईवीएम का इस्तेमाल होता है वहां भी वो पक्का उसका वो रखते हैं, चिट रखते हैं। आप क्यों नहीं कर लेते? आप तो मिलान भी नहीं करना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही बिल्कुल, मिश्रा। ये तमाम जी, बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं और बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं क्योंकि ये बात किसी एक चुनाव आयुक्त या एक कोई मुख्य चुनाव आयुक्त की नहीं है। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है और ये पूरे के पूरे जो सवाल हैं, वो इस देश के लोकतंत्र को लेकर हैं और वो लोकतंत्र अगर खतरे में है क्योंकि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और वो चुनाव आयोग के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस देश में चुनाव कराने की, अगर उसी को लेकर लगातार न सिर्फ सवालिया निशान लग रहे हैं बल्कि पूरी की पूरी छवि उसकी धूमिल हो चुकी है, लोगों को अब उस पर यकीन नहीं रहा है और जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं वो सब इस पर मोहर भी लगाते हैं। और पीयूष जी, आपके पास मैं आऊं, एक छोटा सा कमेंट मैं गिरीश जी से लेना चाहूंगी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। गिरीश जी, स्वागत आपका। आपसे मेरा सवाल, ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है तो सवालों के घेरे में तो है ही। जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का चयन हुआ है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने लेटर भी लिखा, ये मामला कोर्ट में भी है, लेकिन उसके बाद भी सरकार आनन फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर देती है। तो इससे तो उसकी मंशा साफ है, वो साफ तौर पर अपनी मंशा को खुलकर बता रही है कि पहले हम चयन में मनमानी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो हम उसके सुनेंगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चीफ जस्टिस को उसमें रखो, हम उसको भी नहीं मानेंगे, नेता प्रतिपक्ष कुछ कहेगा तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे और जनता बस तकती और देखती रह जाएगी और जनादेश की लूट इसी तरह से होती रहेगी। क्या कोई आपको उम्मीद इन नए चुनाव आयुक्त से है? उनका पूरा बैकग्राउंड तो आपने देख ही लिया होगा कि कितने करीबी वो नरेंद्र मोदी और शाह के रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए फिर उनसे? नहीं बुशरा जी, ये अभी तो 2014 के बाद हिंदुस्तान में सरकार नहीं चल रही है, एक अंडरवर्ल्ड का गैंग चल रहा है। उसमें जब आप किसी को भर्ती करते हो तो ठोक बजा के देखते हैं कि सामने वाली गैंग का तो नहीं है, उसमें कितनी एफिशिएंसी है। तो ये तो इसका फाउंडेशन गुजरात से ही शुरू हो गया था। आप गुजरात में एक देखिए केस था जिसमें भूपेंद्र चुड़ासमा करके जो बंदा था, जो एजुकेशन मिनिस्टर अप टू द एंड रहा, 2 साल के बाद हाई कोर्ट गुजरात ने बोल दिया था कि इसका इलेक्शन नल एंड वॉइड है, क्योंकि उन्होंने पोस्टल बैलेट गिने ही नहीं। अगर वो गिने जाते तो ये हार जाते। तो उन्होंने ये सिस्टम तो अडॉप्ट कर लिया, अभी वो ऑल इंडिया उसको लागू कर रहा है, इतना ही फर्क है। और जैसे पांडे जी ने बोला कि वो कंट्रोवर्सी हुई है, आपको यूएस एड जो मिलता था, तो उनको ऐसे लगा ट्रंप को कि तो यूएस एड में हमारे बंदे वहां जाएंगे तो यही सीख के आएंगे, तो फिर मेरी गवर्नमेंट को खतरा हो जाएगा, तो इसलिए उन्होंने एड बंद कर दिया है। अब वो सिखाने का है क्या हमारे पास यही सिखाने का है कि भाई कैसे गवर्नमेंट को निकाल देना है, नहीं है तो एमपी एमएलए को बात कर लीजिए। लेकिन एक अनरिटर्न या आप प्रोटोकॉल समझ लीजिए, ये होता है कि नॉर्मली जब भी कोर्ट में कोई नियर बाय केस पेंडिंग होता है तो उस पर कोई गवर्नमेंट डिसीजन लेती नहीं है, ये समझ के कि वो सब जुडिस है मैटर। हाँ, लेकिन इतना है कि अगर गुड सेंस प्रिवेल्स, अगर कुंभ में ना के आए और उन्होंने पाप धो दिया और ये समझे कि अब हम नया पाप नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे पावर्स हैं कि ये जो भी डिसीजन लेंगे विद इन 48 आवर्स वो उसको रिवर्स कर सकते हैं और वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन इट्स अ रे ऑफ होप, हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी की जो पूरा ढांचा बना हुआ है उसमें हमको पता है। पांडे जी ने सही बोला कि वो पहले ही तय था कि कौन होगा, क्योंकि उसने तो राम मंदिर में हेल्प करा है, आपको 370 में हेल्प करा है, तो उसका इनाम मिलेगा। एक छोटी सी बात बता दूं कि आपको जयशंकर को भी जो इतना बड़ा इनाम मिला है, वो 2013 में 21 स्मगलर पकड़े गए थे गुजरात के, सूरत के, हांगकांग से डायमंड स्मगल करते हुए बीजिंग में। वो जेल में थे 2 साल, लेकिन तभी हमारे मोदी जी सीएम थे, वो वहां जाके उनको छुड़वा के लाए थे, अर्ली जजमेंट करवा के। तो ये सिस्टम तो पहले से चल रहा है, आप हमारे साथ हो तो फिर आप सेफ हो। और उसमें जो जयशंकर जी ने वहां बड़ी मेहनत करी थी उसका आज वो फल भुगत रहे।
तो आज ये भी अभी इलेक्शन में जो करेंगे उसका फल शायद 5 साल के बाद इनको भी मिलेगा, ये तय है। इसीलिए से ये सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। जी जी, बिल्कुल। और ये पूरा जिस तरह से आपने कहा ये मॉडल जो है गुजरात मॉडल, जिसके बिना पर उन्होंने 2014 का चुनाव जीता, उस गुजरात मॉडल के अलग-अलग चीज़ें जो हैं, वो सब अब हमारे सामने खुलकर सामने आ रही हैं। ये गुजरात मॉडल जो चमक-दमक के साथ जो दिखाया गया था टीवी चैनल्स पे वो नहीं, वो अब गुजरात मॉडल जिसके बिना पर कैसे चुनावों को हथियाया जा रहा है, वो सब कुछ अब हमारे सामने आ रहा है। अब ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद रखें पीयूष जी हम? या फिर जिस तरह से ओमकारेश्वर जी ने कहा कि आधे अधूरे जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद अब सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं रह गई है, लेकिन इस सरकार ने तो उस सुप्रीम कोर्ट का की ना तो मानी, और अब जब मामला सब जुडिस है तो उसी में आनंद फानन में आप ये देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त को, जो कि उनके सबसे बड़े राजदार आप कह लीजिए या सबसे हम कह सकते हैं कि उनके करीबी आप कह लीजिए, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। और उनका पूरा बैकग्राउंड सब कुछ देख के तो ये लग रहा है कि राजीव कुमार से एक हाथ आगे जाकर ही वो काम करते हुए नजर आएंगे। ट्रेनिंग भी उनकी अच्छी हो गई है राजीव कुमार के अंडर में। देखिए बुशरा जी, मुझे लगता है कि ये जो हंगामा हो रहा है वो उसका कोई मतलब नहीं है। पहली बार तो खासकर अगर गणेश कुमार को बनाया गया है, क्योंकि ये एक ही इसमें जो ऑब्जेक्शनेबल है कि वो रातों रात ही डिसीजन लिया गया, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को बहुत पहले कह चुके थे कि होना है सीईसी का अपॉइंटमेंट, मुझे भी जाना है, लेकिन मेरे जाने का कोई मतलब वहां नहीं है। ये चीजें बहुत स्पष्ट थी और ये स्पष्ट है 2014 से लगातार हो रही है। और अभी देखिए जो अपॉइंटमेंट हुआ था जब ज्ञानेश कुमार का और एक संधू जी जो है वो उन दोनों का ही हुआ था, आनंद फानंद में किया गया था। एक जो चुनाव के पहले जो है और 2024 के चुनाव के पहले, और एक जो सदस्य थे वहां चुनाव आयोग के, वो उन्होंने इसी दबाव, जो दबाव पड़ता है राजनीतिक दबाव, ये हम लोग इसका कयास लगाते रहे हैं कि शायद दबाव के चलते ही जो है कि उनसे जो कहा जा रहा था शायद वो उनके जमीर ने उस बात को नहीं माना और उन्होंने ताकपत दे दिया था अपना वहां से। तो इन लोगों को किया गया, उसी समय ये साफ था कि कैसे लोग लाए जा रहे हैं और भविष्य का सीईसी कौन होगा, इन्हीं दो में से एक कोई होगा। ये दोनों ही जो व्यक्ति है ये खास है मोदी जी और अमित शाह जी के। जैसे आपने बताया है कि ज्ञानेश कुमार कहाँ कहाँ रहे, किस किस मिनिस्ट्री में रहे, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कानून रहा हो, चाहे वो जो है कि अयोध्या वाला मसला रहा हो, तमाम चीजें रही है। इसी तरह संधू जो है वो भी जो है कि उत्तराखंड में जो है जहां भाजपा सरकार लगातार रही है वहां चीफ सेक्रेटरी थे वो, और काफी करीब माने जाते हैं भाजपा के लोगों के जो है। तो ये क्लियर था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने ही हिसाब से चलाना चाहती है, वैसे ही अपॉइंटमेंट कर रही है। ये तो पूरा ये साफ दीवार पे लिखावट दिखाई दे रही थी, इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं लग रहा है। लेकिन अब जिस तरह से लेकिन जो है कि राजीव कुमार जो है जिन्होंने जो पेश आए हैं लगातार, और मतलब उन्होंने जो है कि एक एक उस पद ने, जो सीईसी के पद ने जो उनको एक इस बात की पूरी छूट दी हुई है संवैधानिक रूप से कि वो अपने जो है कि हिसाब से, अपने विवेक से जो है कि वो निर्णय लेंगे और वो पद के अनुरूप निर्णय लेंगे, क्योंकि उनपे ये भी दबाव नहीं है सीईसी के ऊपर कि उनको जो है कि सरकार हटा सकती है। एक बहुत बड़ी एक जटिल प्रक्रिया है इम्पीचमेंट की जिसके थ्रू हटाया जा सकता है। इसलिए उसको संविधान ने जो है, संविधान निर्माताओं ने जो है उसको बड़ी इसीलिए उस तरह से रखा उस पद को बियॉन्ड द प्रेशर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो ताकि वो जो है कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। अब ये कमजोरी ऐसे लोगों की है जिनको लाया जाता है और वो इतने कमजोर लोग होते हैं और इतना जो है कि वो अपनी लॉयल्टी सिद्ध करना चाहते हैं भावी जो है लालच के चक्कर में, कि राजीव कुमार जैसे व्यक्ति को हमको देखना पड़ता है जिन्होंने कि हर तरीके के जितनी भी परंपराएं थी आप लीजिए चुनाव आयोग की, या जितनी भी जो है कि होने चाहिए थे चीजें, चाहे वो आप मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के तमाम मामले हो जिनको बिल्कुल नोटिस नहीं लिया गया, और अगर लिया भी गया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तमाम उसके 4-4, 5-5 स्टार्सेस अभी आए हैं हाल में लोकसभा चुनाव से लेके, हरियाणा से लेके और दिल्ली से लेके, जो विसंगतियां, क्योंकि ये कहा जाता रहा पहले चुनाव आयोग के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि आप जो है कि जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, आपके पास सबूत क्या है। अभी तो सबूत पेश किए गए
जिस तरह से गड़बड़ियां हैं, आपने जो इस तरह की जो संख्या में लोगों ने चुनाव वोट दिया, जो ईवीएम से मैच नहीं किया, लोगों नंबर्स में फर्क आया, लाखों लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से जो है कि मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों का और एक भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा 15-15, 10-10, 5-5 हजार जो है नाम चढ़वाने का मामला और नाम कटवाने का मामला, और जो है कि सांसदों के जो जो आवास है, जो सरकारी आवास है, उस पते से जो है तमाम लोगों की जो है मेंबर सदस्य बनाने का जो है मतदाता पत्र जारी करने के तमाम उदाहरण है, ये सारे सबूत है। दूसरा जो है कि ओंकारेश्वर जी ने भी उसकी चर्चा करी कि किस तरह से जो है कि हरियाणा के मामले में हो या दूसरे मामलों में, जब ये पंजाब हाई कोर्ट ने जो पार्चा ने जिस बात को उठाया था तो मना कर दिया, तो क्लियर कट था कि किसके इशारे पे काम हो रहा है, तो वो राजीव कुमार का दोष था मुझे लगता है। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार क्या उसी तरह करेंगे, ये तो आने वाले समय में देखा जाएगा। लेकिन संभावना, क्योंकि ज्ञानेश कुमार क्या राजीव कुमार है, या उनमें उनका जमीर बचा हुआ है, या वो अपने संवैधानिक पद के उत्तरदायित्व को समझते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, ये आने वाला समय बताएगा हमें। लेकिन उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह से पूरा का पूरा शासन चलाया जा रहा है और संस्थाओं को अपने कब्जे में किया जा रहा है, और जिस तरह से कमजोर रीढ़ के लोग लगातार जो है पदों पे आसीन होते चले जा रहे हैं या उनको बैठाया जा रहा है, उससे ऐसी उम्मीद लगाना, कम से कम मैं तो बेमानी ही मानता हूं, मुझे कोई ऐसी उम्मीद फिलहाल नहीं है। आने वाले समय में अगर ऐसा होता है, मैं नाउम्मीद अगर मुझे कर दिया जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि वो लोकतंत्र के लिए और इस देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा, बड़ी खबर होगी। देखिए, इसके बाद सबसे इससे भी ज्यादा देखिए, एक जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हम सभी देशवासियों को, और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोग संविधान में विश्वास करते हैं, उनके लिए कष्ट की बात यह है, जिसका आपने जिक्र किया कि क्या कोई उम्मीद हो सकती है न्यायालय से, तो सर्वोच्च न्यायालय से हमेशा लोगों को उम्मीद रहती है, इस देश के नागरिक को रहती है। अगर क्योंकि उसका गठन भी इसी हिसाब से किया गया है कि जहां कोई सुनवाई नहीं या गलत न्याय होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्याय जरूर करेगा। लेकिन हमने देखा इस तरह के मामले जो सरकार के से जुड़े होते हैं, या जो सरकार जिनको लेके जो दूसरे रास्ते अपनाती है, या वो, तो उसमें भी जो है सर्वोच्च न्यायालय भी जो है हमको कहीं न कहीं उसने वो मजबूती नहीं दिखाई दी है। अब देखिए, आप इलेक्शन या ईवीएम का मामला ही, जितनी पिटीशन आई उनमें ये तक कह दिया गया कि आपको भरोसा करना चाहिए। अभी जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने, उनकी पीठ में आया था संजीव खन्ना साहब की पीठ में, और ये कहा गया, उनके द्वारा कहा गया कि आपको जो है कि चुनाव आयोग पे भरोसा करना चाहिए। जबकि जो पिटीशनर थे उन्होंने तमाम उदाहरण पेश किए कि साहब ये गड़बड़ियां हुई हैं बाकायदा। तो सर्वोच्च न्यायालय से भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह से क्लियर कट आदेश नहीं देता है, अब मान लीजिए सीईसी को इंक्लूड करने का जो कमेटी का जो उनका एक आदेश था, उसमें उन्होंने एक राइडर लगा दिया कि कानून बनाने तक ये जारी रहेगा। तो कानून जो आप बनाइए ठीक है, लेकिन कानून में यही प्रावधान आप शामिल करिए। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट को कहनी चाहिए थी कि जहां सीईसी रहेगा, क्योंकि एक और व्यक्ति रहेगा, तभी बैलेंस जब तक नहीं होगा उस कमेटी में, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद भी, सरकार ने जब कानून लाई, सीईसी को बाहर कर दिया। ये एक तरह से अपमान था सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय का जो है। तो वो सीईसी को जो है कि सुमोटो नोटिस लेना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट को, और उनको फिर से एक आदेश पारित करना चाहिए था कि आप ये गलत किया गया है, और इसमें जो है कि सीईसी जो है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करना ही होगा आपको। लेकिन वहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कोई कदम नहीं उठाया। तो बहुत से ऐसे पिटीशन, तमाम इलेक्ट्रल पिटीशन जो है उसमें ढुलमुल रवैया, या डेट को इस तरह से खींच देना आगे। महाराष्ट्र के आप देखिए विधानसभा का मामला हमने देखा, जहां पे हमें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट तय कर देगा चीजों को, दूध का दूध पानी का पानी कर देगा, वहां वो नहीं करता रहा है। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें हैं, हम पूरा सम्मान करते हैं और उम्मीद करते हैं, क्योंकि सर्वोच्च संवैधानिक संस्था है, उसकी सब हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन जो चीजें दिखाई दे रही है, वहां पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ जो है राजनीतिक दबाव दिखाई दे रहा है। और जिस तरह अयोध्या मामले में पूर्व मुख्य जो आपके क्या नाम न्यायाधीश का जो स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने भगवान की तरफ इशारा किया, उनका जो न्याय था कहीं न कहीं उसकी तरफ था। हालांकि बीबीसी को
एक अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें वो उसको डिनाई करते रहे, लेकिन उनका उनका जो डिनायल था वो बड़ा ही ढुलमुल तरीके का था और बहुत स्पष्ट नहीं था, वो उसको टालने से दिखाई दिए। तो आप भगवान से आदेश लेके या भगवान के कहने पे या उनसे एक इशारा मिलने पे आप अगर निर्णय दे रहे हैं, तो ये तो न तो आप अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं और न ही आप जो है कि उस संवैधानिक संस्था जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है कि ऐसा पूरा का पूरी स्थिति आज बन गई है जहां पे आपके लिए देखने के लिए कहीं पे आप सर उठा के देखिए कि आपको यहां से न्याय मिल सके या यहां से चीजें संवैधानिक तरीके से चीजें होती रहे, वो मुझे लगता है ये ऐसे समय में हम इस समय जी रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है। अब रास्ता क्या है? अगर ये होगा इसी सरकार अपनी मनमानी करती रहेगी तो अगर सर्वोच्च न्यायालय भी उस पर कड़ाई से पेश नहीं आएगा तो फिर रास्ता क्या बचता है? आज का जो ज्वलंत सवाल यही है कि अब जाए तो जाए कहां, लोग जाए कहां अपने संविधान को बचाने के लिए, अपनी जो है कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए, और जो कुछ गलत हो रहा है उसको सही कराने के लिए। जी बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब आपने सवाल पूछा है और ये इस वक्त का सबसे मौजूद सवाल है कि अगर इसी तरह से सरकार अपनी मनमानी कर रही है तो लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? लोगों के पास ऑप्शन ये था अब तक कि वो इस सरकार को, या विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, उसमें अपने वोट के जरिए ये बताए कि भाई वो आप जिस तरह से लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ जो खिलवाड़ करें वो मैं बर्दाश्त नहीं है। 240% 400 पार की बात कर रहे थे, वो एक तरह से लोगों ने ये संदेश दिया, लेकिन फिर से वो सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन उसके बाद जो एक तरह का उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर जिस तरह से विपक्ष इल्जाम लगाता रहा है और लगा रहा है, बाकायदा तौर पर सबूत पेश कर रहा है कि उसके साथ एक मिली भगत करके जो उसने एक तरह का एक मॉडल तैयार किया है जहां बोगस वोटर्स को बढ़ा देना और जो एक्चुअल वोटर्स हैं उनके नाम काट देना और उसके बाद वो नतीजे आना जो बीजेपी चाहती है। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और दिल्ली और तमाम जगहों पर हम यही होता हुआ देख रहे हैं। आगे बिहार का चुनाव है, 2026 में 5 चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और उसके बाद इन जो नए चुनाव आयुक्त हैं उनके अंडर में 20 विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोकसभा 2029 के चुनाव की तैयारियां उन्हीं के कार्यकाल में होगी। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहा है। ओमकारेश्वर जी, अगर आप मेरे साथ हैं, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरे साथ ओमकारेश्वर जी अभी नहीं है, उनसे मैं सवाल पूछूंगी। लेकिन गिरीश जी, फिर ये सवाल यही कि आखिर फिर इसका हल क्या निकलेगा? विपक्ष ये सवाल उठा रहा है, तथ्य पेश कर रहा है, लोकतंत्र संविधान खतरे में, लगातार वो ये कह रहा है, लेकिन एक के बाद एक चुनाव जीती जा रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद नए मुख्य चुनाव आयोग का गठन भी उसने अपनी मनमर्जी से कर लिया है। तो आगे भी बहुत कोई उम्मीद तो नहीं है। क्या हम कोर्ट से कोई उम्मीद रखें या फिर इसका हल आखिर क्या निकलेगा? अगर इसी तरह से बीजेपी एक के बाद एक राज्यों पर काबिज होती रही और ऐसे चुनाव जीतती रही तो जनता तो फिर मुंह तकती ही रह जाएगी। नहीं बुशरा जी, इतने बुरे वक्त तो शायद हिंदुस्तान के कभी नहीं आए हैं, जब भी पूरी मोनोपोली होती थी मुगलों के राज की, अंग्रेज के राज की। लेकिन 2 केस ऐसे बन के सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं कि उसमें से निकलना शायद किसी भी जज को भी मुश्किल होगा। एक आप देखिए 1973 में केशवानंद भारती का जो केस था 1973 का, उसमें 13 जजों की बेंच ने डिसीजन दिया था कि जुडिशरी को पूरा पावर है कि जो भी पार्लियामेंट में बिल पास होता है, इट इज नॉट विद इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसको एन्योल कर सकते हैं और रिवर्स कर सकते हैं। अब वो 13 जज की बेंच के ऊपर तो आपको 15 या 17 जज में जाना पड़ेगा, तो वो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड खड़ा हुआ है। जो जरूरत है आपको एक ईमानदार चीफ जस्टिस की, वो जिस दिन आ जाएगा उसकी आत्मा जाग जाएगी कि नहीं मैं इसको फॉलो करूंगा। और एक देखिए 2013 का अभी भी शायद उसमें अपील फाइल हुई है। 2013 के केस में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें जितने भी एमएलए, एमपी, एमएलसी के ऊपर 2 साल से ज्यादा की क्रिमिनल केस में सजा हुई है, उसको डिस्क्वालीफाई कर देना है। अब वो पोजीशन आके अगर जिस दिन खड़ी हो गई उस दिन हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब इतना ही है कि आपकी आत्मा को जागनी चाहिए। आपको याद हो तो लियाकत अली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर था पाकिस्तान का, जिसने इमरान खान को डेलिबरेटली हरवाया था, अब वो डीप स्टेट का काम था, फिर सारा खुल के आ गया। यूनाइटेड स्टेट का सेक्रेटरी जो डोनाल्ड लू, जो माना जाता था रेजिम चेंजर, वो 6 अगस्त को वहां जाता है, बाद में वो पूरा सेटिंग करता है और इमरान खान जेल चला जाता है।
तो उसमें भी उसने बाहर आके ये बोला कि आई विल रिजाइन, आप मेरे को फांसी दे दीजिए, मैंने शायद बहुत गलत किया इमरान खान को हरा के, तो शायद मेरे को ऊपर जाके खुदा को मुंह दिखाना है। तो वी वांट सम दैट गुड ऑफिसर टू कम एंड टेल कि भाई ये नहीं चलेगा। आपको इलेक्शन का कुछ पता ही नहीं था, थैंक्स टू टीएन सेशन, कि उसने आके एक एक पब्लिक को जागरूक कर दिया कि आपके पास कितना पावर है, आप चाहो तो गवर्नमेंट को फेंक सकते हो। तो आई थिंक वी विल हैव टू वेट फॉर द टाइम, क्योंकि ज्यादा चलता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी जो बीजेपी में आज है वो कि इनके पास सेकंड लाइन नहीं है। बड़े बड़े क्रिमिनल हाउसेज और बिजनेस हाउसेज अगर खत्म हो गए ओनली बिकॉज उनके पास सेकंड लाइन नहीं थी, और यही पोजीशन इनकी है। तो लेट अस वेट एंड वॉच, अगर कुछ नहीं होगा तो वक्त तो अपना काम करेगा, और वक्त से ऊपर कोई नहीं है बुशरा जी। बिल्कुल, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, चयन प्रक्रिया को लेकर, सिलेक्शन को लेकर जो अभी पिटीशन है जिस पर सुनवाई है, जिस पर कल शायद सुनवाई होगी और हो सकता है कि एक आध दिन और उसमें बढ़ जाए, इससे, इसका फैसले से क्या जो अभी चुनाव आयुक्त को, मुख्य चुनाव आयुक्त को चुना गया है, क्या इसमें कोई तब्दीली कोई हो सकती है? क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्या इसकी कोई उम्मीद करें? देखो, नियत की बात करें, नॉर्मली कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्शन की एप्लीकेशन करते हो तो उसमें एक आपकी अपील होती है कि भाई आप उस प्रोसेस को स्टे करें जब तक आप डिसाइड नहीं करें। अब जब वो नहीं हुआ है तो देयर इज लेकुना ऑन बोथ द साइड्स। तो आपने ये मांगा होता और कोर्ट नहीं देती तो अंडरस्टूड होता कि आप, मेरे को नहीं एग्जैक्टली पता है वेदर दे हैव अप्लाइड कि भाई आप इसको स्टे करें। तो लेकिन वही मैंने बोला कि एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है और 48 आवर्स का मामला है, तो आपको क्या गई थी कि रात को ही आप उसको अपॉइंट कर लेते, ताकि फिर आप स्टेटस को के लिए एप्लीकेशन डाल सको कि भाई अभी आप स्टेटस को करो, लेट अस सी, अब ये काम कर लेंगे। दैट इज व्हाट दे वांट। तो इन्होंने पूरा वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ लीगैलिटी भी करके रखा हुआ है, तो वो देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि जज को अगर ये लगेगा कि भाई ये बिल्कुल आपका प्रोसीजर गलत, क्योंकि सीजीआई को निकालने वाली भी मैटर पेंडिंग है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन प्रोटेक्टेड कि भाई एक न्यूट्रल आदमी 100% होगा जुडिशियरी का, जो, क्योंकि आपने तो सारे पॉलिटिकल आदमियों को बना दिया एक टीम और दे डिसाइड। ये तो ठीक है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, अगर इन्हीं की स्लीपर सेल का कोई आदमी सामने होता तो पूरी सारी सिस्टम फेल हो जाता। तो ये अब देखना रहेगा, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कोर्ट कि कोर्ट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहती है सीरियसली या नहीं। जी ओंकारेश्वरी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या कोर्ट में मामला पेंडिंग है, क्या उससे हम कोई उम्मीद करें, क्या कुछ बदलाव हो सकता है, या उस बदलाव की उम्मीद भी ना करें? क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से और राहुल गांधी की तरफ से जो कहा गया कि 19 तारीख का भी वेट नहीं किया गया, मामले की सुनवाई उसमें होनी थी, एक तो जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर सवाल है, उसमें से आप सीजीआई को हटा देते हैं, जब कोर्ट में मामला जाता है तो उसका भी इंतजार नहीं किया जाता है। अगर अब जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन हो चुका है, तो क्या कोई बदलाव मुमकिन है कोर्ट के जरिए? वैसे तो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन नाउम्मीदी भी हमें हर रोज मिल रही है। हम लोगों ने तो बड़ी उम्मीद लगाई थी कि जो पूर्व सीजीआई हैं चंद्रचूड़ साहब, वो न्याय करेंगे, न्याय करते हुए कभी कभी दिखते भी थे, तो सबको बड़ी उम्मीदें लग रही थी। लेकिन ऐसा लगा कि वो थोड़े से न्याय तो बांट रहे थे खैरात में, और बाकी जो है बड़े बड़े मसलों पे वो बचा रहे थे सरकार को। तो क्या कहा जाए, ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। आपने कहा कि इस तरह सरकारें बनती चली जाएंगी राज्यों में, मैं तो कहता हूँ बने, हमेशा बने, आगे बनती रहे, लेकिन सच बोल के बने ना, काम करके बने ना। आप तो रोज झूठ बोल के, ढकोसला करके बन रहे हो, चोरी करके बन रहे हो, ये तो मत करो ना। आप कितनी बार सरकार बनाए, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप कहें कुछ और करें कुछ और, हो कुछ और दिखाएं कुछ और। 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था करें, 50 करोड़ 53 करोड़ लोग अभी गिन के आप बता रहे हो कि वहां आए हैं कुंभ में, उसका भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गैदरिंग्स को काउंट करने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले से उसको काउंट कर लिया जाए, सरकार उसको वेरीफाई करके बताए कि वास्तव में कितने आए हैं। और जब आपने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की थी तो ये सैकड़ों हजारों लोग कैसे मारे गए? आज तक आप उनका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, उनके नाम पते नहीं बता रहे हैं आप, जो घायल हैं, जो लापता हैं, जो मर गए। आप कैसी बात करते, झूठ बोलते हो यार आप।
इतना झूठ बोल बोल के आप सरकार चलाएंगे और इसीलिए आपको चाहिए कि चुनाव आयोग मेरे कंट्रोल में रहे, सारा सिस्टम मेरे कंट्रोल में रहे, जुडिशियरी मेरे कंट्रोल में रहे। ये गलत है ना, हमें आपत्ति थोड़ी है। आप जीते 100 बार जीते, सच बोल के जीते, आपने जो वादे किए थे उसको पूरा करके जीते। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से गई और चौथे दिन आपने यमुना में आरती शुरू कर दी। 4 दिन में यमुना साफ हो गई, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे। यमुना साफ थी, आरती के लायक थी, लेकिन आप चूंकि अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराना था कि नहीं गंदी है, आपके आते आते साफ हो गई। वही मशीनें पहले काम कर रही थी, लेकिन आपने उसको टीवी पे दिखाना शुरू किया कि देखो मशीनों से सफाई हो रही है। भाई केजरीवाल के पास टीवी नहीं है, वो कैसे दिखाता? और अगर आपके पास मशीनें थी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको पहले क्यों नहीं लगाया था? क्या कमाल करते हैं आप। ऐसे नहीं होती है, ऐसे सरकारें नहीं चलती हैं, ऐसे आप जनता का विश्वास नहीं करते। 25 करोड़ लोगों को आप गरीबी रेखा से निकाल दिए और 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये कौन लोग हैं? 80 करोड़ लोग मिडिल क्लास को दे रहे हैं, अपर क्लास को दे रहे हैं। इतना झूठ मत बोलो भाई। आप 100 बार जीते, सच बोल के जीते, अच्छा काम करके जीते। इस देश को चाहिए क्या? आम आदमी जो है वो तो आज वसीम बरेलवी का वो शेर याद कर रहा है कि वो झूठ भी बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। टेलीविजन पे दिखा रहे जिस तरह से बड़ी व्यवस्था, 2700 कैमरे, ये फ्लाइट, वो चीजें, वहां जाके हाल देखो, लोग मर रहे हैं। यहां बटोगे कटोगे का नारा दे रहे हो आप, और वहां मुसलमान बस्तियों में जो है उनके सुसुपोटी की व्यवस्था जो है वो लोग कर रहे हैं आपके सनातनी हिंदुओं के लिए। काम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। आपको कपड़े से फर्क नजर आता है? कतर के शेख साहब आए हैं तो आप एयरपोर्ट पे जाके उनको रिसीव करने चलते हैं, उनका कपड़ा भी तो वैसे ही है ना। तो ये जो झूठ है, ये जो ढकोसला है, लोगों को इससे परेशानी है। सच बोल के सरकार चलाइए। आपके कहने से ना कोई सनातनी होगा, ना किसी के इनकार करने से। सनातनी था बहुत हजारों साल पहले से, आज भी है, कल भी रहेगा। न कुंभ आपने शुरू किया, आपका कोई योगदान नहीं है। इस देश में हर राज्य में लगभग कोई न कोई तीर्थ के स्थान हैं। वैष्णो देवी से लेके आप केदारनाथ से लेके आप वेंकटेश्वर मंदिर, और आपको ये भी बता दे राम मंदिर तीसरे नंबर पे है कमाई में आज भी। वेंकटेश्वर मंदिर की कमाई 1400-1500 करोड़ का है सालाना, यानी वहां ज्यादा लोग जाते हैं। लेकिन वहां लोगों ने इस तरह से ढकोसलेबाजी नहीं की ना कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम 50 करोड़ लोगों की व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की कर रहे हैं। काहे को करते हो भाई साहब? ये आपका काम ही नहीं है। आप सरकार चलाइए, कल्याणकारी योजनाएं चलाइए, आप उस चीज में दखल दीजिए जो कर सकते हैं आप। जो नहीं कर पा रहे उसके लिए आप धर्म को ले आते हो, और कहां ले आते हो? संगम पे। संगम क्या है? गंगा जमुनी तहजीब का प्राकृतिक रूप से मिलन वही गंगा और यमुना का होता है, और उसको गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने के लिए आप कहते हो कि हम कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ। आप ही डिसाइड कर लोगे महाकुंभ, पूर्ण कुंभ और 144 साल का कुंभ, और शंकराचार्य लोग बैठे रहे, उनसे तो पूछना नहीं है, आप ही हो गए शंकराचार्य। ये गलत है। गलत ये है कि आप गलत तरीके से चीजों को छुपाना चाहते हैं। ऐसा पहले कभी होता था कि 20 लोग दिल्ली में, आप ही के आंकड़ों के अनुसार 20 लोग दिल्ली में मारे गए, आप उनका भी डाटा रिलीज नहीं कर रहे हैं, नाम पता, रातों रात उनका पोस्टमार्टम करा के रातों रात गायब कर दिए जाते हैं। कमाल है भाई साहब। और किसी अन्य पार्टी का कुछ होगा, एक घटना हो जाएगी तो देश भर में जुलूस निकालेंगे आप। वेस्ट बंगाल में वो रेप की घटना हुई थी कलकत्ता में, पूरे देश में आपने कैंडल मार्च और ये और वो सब निकालना, आंदोलन करना शुरू कर दिया। तो आपको ये घटनाएं नहीं लगती हैं? थोड़े ईमानदार बनिए जनता के प्रति, देश के प्रति। क्योंकि आज जिस गद्दी पे आप बैठे हैं ना, कल उस गद्दी पे कोई और बैठा था और कल कोई और बैठेगा, ये इतिहास कहता है। तो हमें सच चाहिए। इस संविधान ने और सनातन ने भी, सनातन की संस्कृति ने भी सत्यम वदा धर्मम चरा पहले कहा है।
वहां भी सत्य को पहले लाने की बात करता है। लेकिन बजाय इसके हम हर चीज पे झूठ ही झूठ परोसते रहेंगे और झूठ के सहारे हम चाहते हैं कि सरकार बनाते रहें, चलाते रहें, तो ये जी गलत है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। जी बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है कि आपने एक तरह से सरकार की तमाम कलई जो है वो खोल के यहाँ पर रख दी कि किस तरह से वो फ़िलहाल काम कर रही है और झूठ के सहारे लगातार वो कैसे सत्ता पर काबिज़ हो रही है और उसको ये पता है कि उसका झूठ वो जिस तरह से परोस रही है, इस सलीक़े से परोस रही है कि लोग शायद उसको सच समझ रहे हैं और सच समझ के लगातार उसको एक के बाद एक जो सत्ता हासिल हो रही है, उससे वो अहंकारी तो वो हो ही चली है, लेकिन उसको ये इल्हाम भी हो चला है कि अब वो उसको कोई हरा नहीं सकता है। और यही शायद और जो इसको लेकर जो पूरे के पूरे उसने अपने आसपास जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, उसमें वो रत्ती बराबर का बदलाव नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि अगर रत्ती बराबर बदलाव हुआ तो सब कुछ चरमरा जाएगा। आखिरी 30 सेकंड आपको पीयूष जी, वक्त की कमी कि क्या उम्मीद अब हम रखें इससे? क्या आप देखते हैं आगे? क्योंकि आगे आने वाले वक्त में बिहार का भी चुनाव है, 5 और राज्यों में चुनाव है, तो जो फ़ॉर्मूला उसने सेट कर लिया है बीजेपी ने, उसको तो ये लगता है कि आप मुद्दे उठाते रहिए, लोकतंत्र संविधान को बचाने की बात करिए, राहुल गांधी मुद्दे उठाते रहें, लेकिन हमें तो चुनाव जीतना है और हमें पता है कैसे जीतना है और हम जीत लेंगे। और यही तो सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक खतरा है लोकतंत्र पर। बहुत कम शब्द में आपसे जवाब। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से संस्थाओं का दुरुपयोग करके और मतलब पूरी प्रक्रिया का दुरुपयोग करके और कोई नैतिकता को तिलांजलि देते हुए पूरी तरीके से गैर कानूनी तरीके से नाम काटना, नाम बढ़ाना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना, नाम बढ़ा देना, ये लोगों का आखिरी घंटे में जो है कि एकदम से बढ़ जाना मतदाताओं का। दूसरा जो है कि आप उस प्रोसेस को आपको ये नहीं ध्यान देना कि 5 बजे बाद जो लोग वोट देते हैं उनकी काउंटिंग का एक प्रक्रिया बनाई है चुनाव आयोग ने कि किस तरह से उनको नंबर दिए जाते हैं पीछे से ताकि कोई ऐड ना हो पाए। उसके बावजूद आप जो संख्या बढ़ा देते हैं मनमानी तरीके से किस तरह, तमाम चीजें वो कर रहे हैं और इसी सत्ता में आ रहे हैं। इसीलिए अब एक विश्वसनीयता तो उनकी जीरो हो चुकी है, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि हर कोई ये मान रहा है हर चुनाव होने के पहले, भले ही हम लोग पत्रकार लोग और दूसरे लोग जो है ये तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं, लेकिन कहीं दिमाग में चलता रहता है एट द बैक ऑफ द माइंड कि भाई जीतेगी, शायद ये जीत न जाए क्योंकि ये इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं। तो ये मैनिपुलेट के माहिर हो गए और वो करते हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं, ये नए नए तरीके ढूंढते हैं। पहले ईवीएम से छेड़छाड़, जब वो कहीं सवाल उठने लगे तो फिर वो मतदाता सूचियों पे आ गए, इस पे आ गए कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को फाइनेंस करके जो खड़ा करते हैं ताकि वोट कट जाए। मतलब बहुत से तरीके इन्होंने ढूंढ लिए विपक्ष को कमजोर करने, हराने के लिए। तो मुझे लगता है एक ही रास्ते से रुक सकता है, वो है कि जबकि विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मजबूती से चुनाव लड़े और अपने वोट का बंटवारा न होने दे और अपने संगठन को जो है कि मजबूत बनाए। और जो है कि जब तक वो एक मजबूती से नहीं लड़ेंगी और अपने अपने निजी स्वार्थों के तहत जो अपने विस्तार को बढ़ाने को अगर ज्यादा प्रमुखता देंगी, इस समय है कि उनके भाजपा को रोकना, और इसलिए रोकना है कि वो रौदे चले जा रहे हैं, सिर्फ बुलडोजर नहीं चलवा रहे हैं जो है कि एक समुदाय विशेष के प्रॉपर्टीज पे, वो पूरे संविधान पे बुलडोजर चला रहे हैं, पूरे जो है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पे बुलडोजर चला रहे हैं। हम और आप एक मूक दर्शक की तरह बैठे हुए हैं, सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, आलोचना कर रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो विजयी हो रहे हैं और डंके की चोट पे वो गलत तरीके से विजयी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेदारी जनता की है और जनता की जागरूकता की जरूरी है। धर्म को उनको छोड़ना पड़ेगा, दिमाग से निकालना पड़ेगा। धर्म अपनी जगह होता है, लेकिन धर्म के आधार पर आप राजनीति नहीं तय कर सकते, अपने नेता नहीं तय कर सकते आप। और दूसरी बात है, जनता को ये सीखना पड़ेगा कि आपको किसको चुनना है, क्योंकि अंत में नुकसान जनता का होगा। क्योंकि ये नेता तो है, ये तो अपना मौज मस्ती करते रहेंगे, ये जो है अपना अपना रास्ता तय कर लेंगे, लेकिन जनता पछताएगी और जनता पिस रही है। जनता समझ नहीं रही है, पिस रही है लगातार, जो है आने वाले दिनों में और पिसेगी। दूसरी बात मुझे लगता है बुशरा जी कि ये जो है कि विपक्षी दलों की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है और आपको जो है कि अपने को विजिलेंट बनाना पड़ेगा, हर तरीके से मिलके इनके हर मूव्स को फेल करवाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी विपक्ष की बनती है, राजनीतिक दल की बनती है। उनको अपने स्वार्थ छोड़ के एकजुट होके
भारतीय जनता पार्टी को जब तक आप नहीं सत्ताच्युत करेंगे तब तक जो है कि वो उनका ये जो सिलसिला चल रहा है वो अरबन चलता चला जाएगा। उसका कब कहाँ अंत होगा मुझे नहीं वो दिखाई अभी नहीं दे रहा है, लेकिन जो भी होगा उसके कोई बेहद अच्छा नहीं होने की उम्मीद रखी जा सकती है। जी बुशरा जी। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है विपक्ष को एकजुट होना है और सिर्फ बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेटर और इस सब से काम नहीं चलेगा, बल्कि बार-बार जिस बात की हम बात कहते रहे हैं, जो बार-बार कहा जाता रहा है कि जब तक तमाम विपक्ष एक साथ एकजुट होकर एक मंच पर एक आंदोलन की शुरुआत नहीं करेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। जनता को अपने साथ जोड़ना होगा और सिर्फ बातें नहीं करनी होंगी और सिर्फ चुनाव हार गए उसके बाद कुछ कह दिया, बल्कि इसको कॉन्क्रीट तरीके से इसको आगे बढ़ाना होगा, तभी कोई बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, ओमकारेश्वर जी आपका, पीयूष जी आपका और गिरीश जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।